हाय गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ मी राहुल एंड यू आर वाचिंग एग्जाम तैयारी विद राहुल। तो कैसे हो सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो मेरे जितने भी पटवारी की तैयारी करने वाले भाई बहन हैं, उन सब के लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी मैं लेके आया हूँ। क्या खुशखबरी है? एक तोहफा ही मान लो। क्या तोहफा है सर? सर तोहफा ये है कि आज हो गई लगभग 23 तारीख, ठीक है। एग्ज़ाम है आपका 11 तारीख को, 11 मई। तो इस दौरान लगभग 15 से 17 दिन हैं। तो ये मान लो आपके मैथ्स सेक्शन के पूरे जितने भी 20 से 22 सवाल या 18 से 22 सवाल जो भी आते हैं, वेरी करते रहते हैं, वो सारे मैं आपको पूरे के पूरे दिलवाऊंगा। कैसे सर? हर दिन इन 15 दिन हम लगातार मैराथन करेंगे, 20 से 22 सवाल डेली करेंगे, ठीक है। उनमें सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आ जाएंगे। सारे नए जो मॉक्स हैं, जो टेस्ट सीरीज़ पे आपके अवेलेबल है, वो सारे मैं करवाऊंगा। कंसेप्ट्स हैं उनको याद करवा दूंगा सारे, ठीक है। तो इतना मान लो कि ये सब आप कर लोगे तो इससे बाहर तो फिर कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो बिना टाइम खराब किए फटाफट से चालू करते हैं आज का सेशन। देखो भाई, प्रीवियस ईयर दिख रहा होगा, 23 अक्टूबर 2021 की शिफ्ट। एक सेकंड देना मेरे भाई मुझे, क्या एक सेकंड देना बस, मैं नोट तो चलाना ही भूल गया। तो वैसे और सब बताओ, कैसे हो? तैयारी कैसी चल रही है? अपनी जीके वीके स्ट्रॉन्ग करके जाना एकदम अच्छे से, ठीक है। तो चलो जी, अपन स्टार्ट करते हैं सेशन। देखो भाई, पहला क्वेश्चन, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना मेरे भाई, इनमें आपको ध्यान क्या रखना है? बॉड मास का ध्यान रखना है। सबने शुरू में पढ़ा होगा बचपन में स्कूल में। क्या होता है बॉड मास? सर बॉड मास, एक सेकेंड दो। बॉड मास क्या कहता है भाई? बॉड मास, बी से ब्रैकेट होता है, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो आपको इस ही ऑर्डर में हमेशा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब बी से ब्रैकेट है मतलब पहले आप दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है भाई। पहला ब्रैकेट अगर मैं करूं, 272 में से 32 अगर मैं घटाऊं तो ऊपर हो गया 240, यहां लिख दूं 240 गुणा में, फिर दूसरा ब्रैकेट किया मैंने 124 प्लस 176, कितना दिख रहा है भाई? 300। तो 300 हो गया, ठीक है। ऊपर सॉल्व कर दिया मैंने। नीचे अब देखो, पहले मल्टीप्लाई है और माइनस है, तो इधर क्या आ रहा है? पहले मल्टीप्लाई आ रहा है, लास्ट में सब्ट्रैक्ट आ रहा है। तो पहले अपन मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे। 17 इंटू 15 सर 170 और 85 कितने होते हैं? 255। और 255 माइनस 15, 255 में से 15 गए तो 240। तो 240 इंटू 300 बटे में 240, 240 से 240 गया, मेरा आंसर क्या आ गया? 300। तो ये था आपका 300 सही जवाब, ठीक है जी। ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये चीज ध्यान रखनी है बॉड मास की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो भाई, प्रथम 6 प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का औसत बताओ। तो पहली 6 इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अपने पास कोई दिक्कत नहीं, अपने पास हिंदी से इंग्लिश करने का भी ऑप्शन है टेस्ट सीरीज में। तो प्रथम 6 शुरू की जो फर्स्ट 6 प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं मेरे भाई? सबसे पहले आपको प्राकृतिक संख्या का पता होना चाहिए। प्राकृतिक संख्या होते हैं सर 1, 2, 3, 4 और ये जहां तक आप ले जाओ वहां तक। इनमें कोई भी पॉइंट वाली वैल्यू नहीं आएगी, कोई भी फ्रैक्शन वाली वैल्यू नहीं आएगी। अब कह रहा है पहली छह नेचुरल नंबर के वर्ग का औसत बताओ, स्क्वायर का। यानी ये कह रहा है पहली 6 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस नहीं 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर, इन सब का औसत यानी एवरेज बताओ। देखो भाई, या तो इसका फॉर्मूला ध्यान रख लो आप, जब भी शुरू के फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स का सम है ना, कैसे करेंगे? या तो सीधा सीधा इनको 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 16, 25 और 36 और फिर उनको जोड़ दो और बटा में 6 संख्याएं हैं, 6 से भाग कर दो। एक तरीका तो ये हो गया। एक क्या होता है भाई, जब भी ये स्क्वायर नेचुरल नंबर्स आते हैं ना, तो इनके सम का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है सर? वो होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे में 6, ठीक है। ये होता है सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ मतलब यानी 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर इनका सम, ठीक है। 1 2 3 4 का नहीं, ये किसकी वैल्यू होती है? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, है ना।
इसकी ये वैल्यू होती है, सही, सम की, प्लस की। इस सम को एवरेज क्या होता है, पूरा का जोड़ बटा में जितनी संख्याएं दी हुई है। सर 6 है, प्रथम 6, तो बटा में एक बार और 6 से मैं कर दूं तो वो मेरा एवरेज आ जाएगा, सही है। बस यही तो करना है। 6 संख्या है तो सर 6 इंटू 7 इंटू 6 दूनी 12 और 1 13 बटे में 6, ये तो मेरा आ गया सम, सही। बटा में 6 कर दूंगा तो अब आ जाएगा मेरा एवरेज। तो 6 से 6 गया, 13 7 91 बटे में 6 करा तो ये हो जाएगा 6 कम 6 31, 6 पंजे 30.1 समथिंग, तो 15.16। आ गई बात समझ में। इसमें कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। ये तो हो गई स्क्वायर की बात, ठीक है, बैक करके देख लेना, अभी मिटाना ज़रूरी है। ये तो हो गई स्क्वायर की बात, ठीक है। सिंपल 1 + 2 + 3 + 4 ये हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी अपन लिखेंगे n तक चल रही है, मतलब जहाँ तक ले जाओ वहाँ तक। इसकी वैल्यू होती है n इंटू n+1 बटा में 2, ठीक है। स्क्वायर आया तो n इंटू n+1 2n+1 बटा 6, और बिना स्क्वायर आया तो n इंटू n+1/2। आगे बात समझ में। एक चीज़ और, सर सिंपल हो गया, स्क्वायर हो गया, क्यूब का भी बता दो। तो क्यूब का मेरे भाई 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब प्लस अप टू n क्यूब, इसकी होती है वैल्यू n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर, यानी जो बिना पावर वाला है उसका होल स्क्वायर कर दो तो क्यूब वाला आ जाएगा, सही है। ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और एवरेज क्या होता है, औसत क्या होता है, सर एवरेज बराबर सम अपॉन में टोटल नंबर, ठीक है, ये एवरेज होता है। बेसिक सब समझा दिया, आगे चलें। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक बैग में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं वो भी आपको रेशियो दे दिया 2.5, 3 और 4 इस अनुपात में। यदि कुल राशि 420 है तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या बता दो। तो ऐसे क्वेश्चंस मेरे भाई कैसे करते हैं, यहां पे जो भी दे रखा है ना वो देखो क्या दे रखा है, क्या दे रखा है सर, कुल राशि। तो इस रेशियो को मैं राशि में चेंज करूंगा, कैसे चेंज करूंगा, यहां देखो मेरे को सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा है, मैं मान लेता हूं सर यही है अनुपात, नहीं एग्जैक्ट वैल्यू यही है, ठीक है। यानी मैं कह देता हूं सर 1 रुपए का 2.5 सिक्के हैं, तो मतलब 1 रुपए के 2.5 सिक्के हुए, बात हजम नहीं हो रही है लेकिन लिखा है, रेशियो है, ठीक है। 1 रुपए के 2.5 सिक्के हुए तो कितना रुपया हो गया भाई, 2.5 इंटू 1, सर 2.5 रुपया तो ये हो गया। 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो गए, 1.5 रुपये हो गए। और 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो कितना हो गया, 1 रुपया हो गया। तो कितने हो गए सर, 2.5 और 1.5 4, 4 और 1 5, 5 आ गया मेरे हिसाब से जब मैंने इन्हीं को एग्जैक्ट वैल्यू मान ली, ठीक है सर। आपने दिया है सर 420, 420 सर आपकी भाषा में, 5 मेरी भाषा में। पूछा क्या है, 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के कितने सिक्के थे भाई रेशियो के हिसाब से जो मैंने माने थे, 3, तो गुणा में 3 कर दो। 5 से काटा 5 8 40, 5 चौक 20, तो ये कितना हो गया, 8 3 24 240 और 12 252। आ गई बात समझ में। बस ये करना था आपको और कुछ भी नहीं करना, आराम से देख लो और समझ लो। जो चीज़ यहाँ दी है मैं उस रेशियो को उस हिसाब से चेंज करके और ऐसे आपकी भाषा मेरी भाषा लगा दूंगा और गुणा में जो पूछा है वो कर दूंगा, सही है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई। कह रहा है कि एक बेलनाकार पात्र जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है पानी से भरा हुआ है। एक ठोस गोला जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है उसको पानी में तब तक डाला गया जब तक कि वह पूरा डूब नहीं गया। तो पात्र में पानी का स्तर कितना बढ़ेगा। देखो भाई, बेलनाकार, इंग्लिश मीडियम के जो मेरे भाई बहन है मुझे पता है थोड़ी सी दिक्कत होगी, मैं भी इंग्लिश मीडियम से हूँ, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, हिंदी में भी करना चाहिए, इतनी कोई टफ हिंदी है नहीं। बेलन होता है आपका सिलेंडर, ठीक है, और ठोस गोला यानी सॉलिड स्फेयर। देखो जब भी कभी ऐसी बात होती है ना कि कुछ भी चीज़ है उसके अंदर कोई चीज़ डाली, उसमें पानी है उसमें कोई चीज़ डाली और दबाया तो पानी का लेवल कितना बढ़ा, तो दोनों का वॉल्यूम सेम कर दो, मतलब आयतन सेम कर दो, ठीक है। ठीक है सर। सर बोल रहे बेलनाकार पात्र, सर बेलन का वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, सर पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर कितना है 4,
और सिलेंडर में ही तो पानी की हाइट बढ़ेगी भाई। ग्लास है, उसमें पानी है, कोई बॉल डुबाओ तो पानी ऊपर आएगा, सीधी सी बात है, सबको पता है। तो कितनी हाइट बढ़ रही है पानी की, बराबर में गोले का वॉल्यूम, मतलब गोले का आयतन। गोला यानी कि सॉलिड स्फीयर, ठोस गोला, सॉलिड स्फीयर, ठीक है। तो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 3, मुझे 3 आर दे रखा है तो 3 इंटू 3 इंटू 3। पाई से मैं मेरे भाई पाई काट दूंगा, 4 से 4 काट दूंगा, 3 से ये 3 कट जाएगा, तो h मेरा सीधा सीधा हो गया 9/4। तो इतनी मेरी हाइट हो जाएगी, पानी का लेवल इतना बढ़ जाएगा, ठीक है। जब भी ऐसा कोई सवाल आए सीधा वॉल्यूम बराबर कर दो। अगला कह रहा है यदि एक आदमी प्रति माह 875 रुपये खर्च कर देता है, उसकी कुछ सैलरी है पता नहीं मुझे, उसमें से 875 वो खर्च कर देता है, ठीक है सर, और अपनी आय का 12.5% की बचत करता है, तो उसकी आय बता दो। यानी कि उसकी कुछ सैलरी है, उसमें से 12.5% वो बचाता है, सेव करता है, और 875 वो खर्च करता है, ठीक है सर। सर एक बात बताओ, पैसे में मुझे 875 क्या दे रखा है, खर्चा, परसेंट के हिसाब से 12.5% बचत करता है। 12.5 को फ्रैक्शन में चेंज करो सबसे पहले। ऐसे क्वेश्चंस में फ्रैक्शन में चेंज कैसे करते हैं, ये लिखा है 12 दूनी 24 और एक 25/2%, ठीक है। परसेंट अगर मैं हटाऊंगा तो बटे में 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 ये 4 काट देगा, तो ये हो जाएगा 1/8, ठीक है, फ्रैक्शन कर दिया। यानी कि 12.5% अगर बचत है तो मतलब 8 उसकी सैलरी है, उसमें से 1 वो सेव कर रहा है, ठीक है। जो बचत है वो 1 है, और कुल तनख्वाह जो उसकी आय है वो है 8, ठीक है, 1/8। नीचे वाली तो कुल वैल्यू होती है, ऊपर वाली जो कहा गया है। आ गई बात समझ में। 8 में से 1 मेरे भाई बचा रहा है, तो खर्च कितना कर रहा है, 8 रुपये में से 1 रुपया खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 7 रुपये। तो यहां से मेरे हिसाब से कितना आ गया, 7 रुपये मेरा खर्चा। आपकी भाषा में खर्चा कितना है सर, 875। 875 आपकी भाषा में, मेरी भाषा में 7। पूछा गया है मासिक आय, आय कितनी थी भाई, 8, सिंपल 8 से गुणा कर दो, 7 से 1 काटा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 125 को 8 से किया तो ये हो गया आपका 1000 रुपये। आ गई बात समझ में, कुछ भी इसमें भारी गणित थी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर कह रहा है साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि 20 वर्ष में इसकी 3 गुना हो जाती है, ठीक है सर। सर ये फॉर्मूला तो सबको पता होगा, क्या, एक होता है SI बराबर P इंटू R इंटू T बटे में 100। यह आपका साधारण ब्याज, ये आपका मूलधन, ये आपका रेट होती है दर, ये आपका टाइम हो गया, और ये बटा 100 हो गया, सबको पता है। सर कह रहा है साधारण ब्याज है निश्चित राशि 20 वर्ष, तो टाइम मुझे दे दिया 20 साल, 3 गुना हो जाती है, यानी 1 रुपया अगर था तो वो 3 गुना हो जाती है, तो 1 का 3 गुना हो गई, तो ब्याज कितना मिला, 2 मिल गया, सीधी सी बात है। तो सर 2 ब्याज हो गया, 1 राशि थी, रेट कितनी है भाई, रेट मुझे निकालनी है, टाइम है 20 साल का, बटे में 100, इससे ये काटा 5, 5 इधर गया, तो रेट आ गया सर मेरा 10% आ गया। कह रहा है अब इसी साधारण ब्याज दर पे, जो दर मैंने निकाली इस पे, यह कितने वर्ष में 2 गुना होती है, यानी कि 1 जो रुपया है वो 2 गुना कितने साल में होगा, अब ये बता दो। सर सेम वही लगा दूंगा, अगर 1 से 2 हुआ तो ब्याज कितना मिला, 1 रुपया, 1 रुपया ब्याज हो गया, 1 मूलधन हो गया। इस बार रेट मैंने निकाल दी 10, और इस पे इसने टाइम पूछा है, बटे में 100, 10 से ये काटा 10 बार, तो ये 10 इधर चला गया, तो टाइम मेरा कितना हो गया, 10 साल। किसी को कोई दिक्कत मेरे भाई, तो ये हो गया 10 साल। कुछ भी नहीं करना, बेसिक सा 6ठी 7वीं का फॉर्मूला। सर चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर लेते हैं। कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पर यदि निश्चित धनराशि n साल में 2 गुना हो जाती है, तो राशि 4 गुना कितने साल में होगी, ठीक है सर, ये भी कर देंगे। देखो भाई जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना चक्रवृद्धि ब्याज के लिए, साधारण ब्याज के लिए तो आप कर लोगे सिंपल, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए आता है तो ये कह रहा है 2 गुना होती है n साल में,
यानी 1 से 2 हो रही है n साल में। ठीक है, तो बता दो भाई 4 गुना, तो ये 1 से 2, अब 2 से हो गई 4, मतलब 1 से सीधा 4। ठीक है, 4 गुना हो गई। तो ये 2 कितना है भाई, वो सॉरी ये 2 तो हो गया 2 की पावर 1, ये 4 कितना है 2 की पावर 2। ठीक है, तो ये n है तो ये भी n साल होगा। तो कितना साल हो गया, n प्लस एन 2n ईयर्स। आ गई बात समझ में? ऐसे करते हैं ये क्वेश्चंस, n साल। देखो ऐसा एक और बताऊं मैं, अगर कह रहा है कि कोई राशि 3 साल में 3 गुना हो रही है, ठीक है, तो बताओ 343 गुना कितने साल में होगी, 343 टाइम्स कितने साल में होगी। देखो अगर कह रहा है भाई 1 से 3 हो रही है 3 साल में, 3 की पावर 1 है, ठीक है, 3 की पावर 43 आता है क्या 3 में, करके देखो एक बार। सर 3 का स्क्वायर 9, फिर 3 का क्यूब 27, तिया 81 और तिया 243 मेरे भाई। 81 इंटू 3, 3 एकम 3, ये 243 है ना, 343 तो 7 का क्यूब होता है। 243 टाइम्स पूछा मैंने, तो सर 3 का स्क्वायर 9, तो इसको मैं 3 का स्क्वायर लिख दूं, फिर 9 से 27 3 का क्यूब हो गया, 27 तिया 81 3 का 4 हो गया, और 81 तिया यानी 3 की पावर 5 हो गया। सही है, तो मेरे भाई जो पहले 3 साल लगे थे ना, उसको आप इससे गुणा कर दो, यानी 3 को 5 से गुणा करोगे तो 15 साल में ये 243 गुना हो जाएगा। ऐसे करते हैं CI के सवाल। सही है, या फिर ऐसे जोड़ लो, 3 फिर 3 फिर 3 फिर 3, तो 1 से 243 कब हुआ, 3 और 3 6, 3 9, 3 12 और 3 15 साल में। सही है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल कह रहा है कि 45 मीटर की एक समान छड़ का वजन 171 किलो है, तो उसी तरह 12 मीटर छड़ का वजन बता दो। बहुत आसान, इससे आसान तो कुछ था ही नहीं। अगर देखो, अगर 45 मीटर की जो छड़ है, वजन है उसका 171 किलो, ठीक है, तो 1 मीटर की छड़ का कितना हो गया सर, 171/45, इतना वजन हो गया 1 मीटर का। ठीक है, बोल रहे 12 मीटर, तो 12 दोनों तरफ गुणा कर दो भाई, तो 12 मीटर का हो गया 171/45 गुणा में 12, इसको 3 से काटा 15 बार, ये 4 बार, तो ये कितना हो गया सर, ये हो गया, यहाँ लिख लूँ 4 एकम 4, 7 चौक 28, 2 हासिल, 4 एकम 4 2, 684/15, यानी 15 चौक 60, बचा 8 गया तो 84, फिर 15 5 जा 75, तो ये 45 पॉइंट समथिंग आएगा, 45 पॉइंट समथिंग आ गया। बेसिक सी चीज़ें, इसमें कुछ भी पढ़ने का था नहीं। ठीक है भाई, और आई होप इंग्लिश मीडियम वालों को जोर आ नहीं रहा होगा, ऐसे इतनी कोई हार्ड हिंदी है नहीं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, एक व्यापारी ने 12% छूट के साथ 13,560 रुपये में मोबाइल फ़ोन सेट बेचा और 21.8% लाभ लिया। ठीक है सर, अब बताओ कि अगर वो कोई भी छूट नहीं दी जाती है तो उसके लाभ का प्रतिशत बता दो। यानी बोल रहा है मेरे भाई 12% ये दे दिया उसने डिस्काउंट, ठीक है, ये देने के बाद इतना उसका हो रहा है प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, अगर कोई भी इतना हो गया, अगर कोई भी डिस्काउंट नहीं दे रहा तो प्रॉफिट परसेंट बताओ। ये है मोटा मोटा आपका सवाल। देखो भाई 13,560, अब परसेंटेज पूछा है ना, एक चीज बताता हूं, तो इसमें इस वैल्यू का कोई रोल ही नहीं निकलेगा। परसेंटेज में पूछा है, एक्चुअल वैल्यू नहीं पूछी, परसेंट पूछा है, तो सिर्फ आपको ये परसेंट का ही खेल है। ठीक है, चलो कैसे दिखाता हूं। देखो 12% छूट है, सबसे पहले क्या लिखते हैं सर, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क्ड प्राइस, ये होता है क्रय विक्रय, और ये जो उस पर सूचित होता है ना, उसको क्या बोलते हो आप, लिखी हुई जो राशि होती है MRP होती है।
डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे मिलता है और प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में बताता है। ठीक है, कि कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस में इतना हुआ तो वो प्रॉफिट लॉस की बात बताता है। सही। सर कह रहा है 12% की छूट है, तो 12% क्या होता है? 12/100, 4×12 ये 25। सर 25 की चीज 22 में बेची। सही है। सर लाभ बोला है इसने 21.8% का, 21.8 को फिर मैंने फ्रैक्शन में किया, ये पॉइंट हटा तो ये 0, तो अब काट दो इसको 2 से, 109/500 लाभ हो रहा है, यानी 500 की चीज 609 में। सर 500 की चीज 609 में, है ना। अब इसको सेम रेशियो कैसे बनाते हैं? ये दोनों वैल्यू सेम करनी है मुझे, तो सेम कैसे करूंगा? इस पूरे को तो सर 22 से गुणा कर दो, ठीक है, और इस पूरे को 609 से कर दो, अब सेम हो जाएगा। 22 को 5 से किया तो 11,000 हो गया। ठीक है, 609 को 22 से करूंगा मैं, तो ये मेरे भाई 609, 22, 9 दूनी 18, 1 12, 8 1 2 1, तो 8 9 3 3, तो ये हो गया 13,398। और 25 को अगर 609 से करूंगा तो 25 6 150, तो 150 मतलब 15,000 तो वो हो गया, और 25 नाम 225, तो 15,225 मेरा ये आ गया। तो ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस और ये मार्क प्राइस। सही है। इसने क्या पूछा है? भाई साहब कोई छूट नहीं देनी, छूट देनी नहीं है। अगर छूट ही नहीं दूंगा तो सीधी सी बात है, यही जो सूचित मूल्य, अंकित मूल्य, वही मेरा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। यानी ये मोटा मोटा ये कह रहा है कि सर अगर छूट नहीं दे रहे हो ना आप, तो सीधी सीधी 11,000 की जो चीज है उसको आप 15,225 में बेच दो। ठीक है, 11,000 की चीज 15,225 में बेची तो फायदा कितने का हो रहा है? 4,225 का, 4,225 का फायदा। कितने पे? सर 11,000 पे, गुणा में 100 हो गया। इस 00 से ये काट दिया, इस 11 से ये 10 हो गया, इसको 11 से काटा तो 11 तिया 33, बचा 9 तो 92, 11 अट्ठे 88, बचा 4 तो 45, 11 चौक 44 पॉइंट समथिंग। अब नीचे 10 है तो ये पॉइंट एक आगे आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा मेरा आंसर? 38.4 कुछ, 38.4% मेरा आंसर आ गया। सही है। समझ नहीं आया होगा तो बैक करके देखना, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाती है ना यार। अगला क्वेश्चन देखो, यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ बता दो। देखो ऐसे क्वेश्चंस कैसे करते हैं? क्रय मूल्य होता है आपका सीपी और विक्रय मूल्य होता है आपका एसपी। ठीक है सर, 10 मूल्यों का सीपी, तो 10 मूल्यों का सीपी जो है वो 7 वस्तुओं का एसपी के बराबर है, 7 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। तो यहां से सीपी अपॉन एसपी का जो मेरा रेशियो निकल के आया वो 7/10, यानी कि 7 रुपए की चीज को 10 रुपए में बेच दिया। कितने का फायदा किया? सर 3 रुपए का। कितने पे? नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस आती है, तो 7 पे, गुणा में 100, तो ये हो गया 300/7, यानी 7 चौक 28, 2 हुआ 20, 7 दूनी 14.6/7%। सही है। बहुत आसान क्वेश्चन था भाई, दिमाग में छाप लेना ऐसे क्वेश्चंस। देखो जी, बोर्ड मास का सेम, बोर्ड मास बताया था। ब्रैकेट सॉल्व करते हैं सबसे पहले, तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करो। कितना हुआ? 3 - 2 1। सर मैंने ब्रैकेट सॉल्व कर दिया तो यहां आया मेरा 1। अब 4, 8/4 कर, अब ये क्या हो गया? 8 डिवाइडेड बाय 4 गुणा में 1, फिर गुणा में 4 प्लस 3 - 7। अब बोर्ड मास में क्या आता है? डिवाइड पहले आता है, तो 8/4 हुआ तो ये हो गया 2। अब गुणा आता है तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो 8 प्लस 3 - 7। अब फिर प्लस पहले करना होता है, 8 और 3 11 - 7, तो ये कितना हो गया? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई,
जल्दी से करते हैं। एक आयत की लंबाई चौड़ाई के बीच का अंतर है वो 23 मीटर है और इसका परिमाप 206 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल, बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं पटवारी वाले भाइयों। आयत रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि लंबाई चौड़ाई का फर्क, तो ये आपकी लेंथ है, ये आपकी ब्रेथ है, तो L माइनस बी एक मेरे को दे दिया 23। परिमाप, परिमाप मतलब पेरीमीटर, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी, वो आपको दे दिया भाई 206। तो इस 2 से इसको घटा, ये हुआ 103, तो यहां से मैं कह दूं कि L प्लस बी मेरा हो गया 106। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व कर लो। यहां से b कट गया, हो गया कितना 2L बराबर 126, तो L मेरा हो गया 63। L 63 है तो B कितना आ गया, 106 में से माइनस कर दो भाई, तो कितना 3 और 4 43। सही कर रहे हैं क्या अपन? ये 103 है ना, तो ये 103 हुआ, तो ये हुआ 103 में से 103 और 23 126, ये तो सही किया। 63 अगर 103 में से गया तो ये मेरे भाई होता है कितना 40। लेंथ आ गई आपकी 63, ब्रेथ आ गई आपकी 40। पूछा क्या क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है L इंटू बी, तो L इंटू बी मेरा हो गया 63 इंटू 40 कर दो, तो 4 तिया 12, 6 चौक 24 और 1 25, तो ये हो गया आपका 2520। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, इतने ही आसान क्वेश्चन आते हैं पटवारी में, तो ज़्यादा लोड लेने की दिक्कत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत की लंबाई को 10% बढ़ा दूं तथा उसकी चौड़ाई को 10% घटा दूं तो नया क्षेत्रफल बताओ कि कितना परसेंट फर्क आ जाता है, ये बताना है, ठीक है। मतलब कह रहा भाई 10% तो लेंथ बढ़ानी है, तो 10% बढ़ाई यानी 1/10, तो 10 का लेंथ हो गया 11, और चौड़ाई 10% कम कर दूं तो 10% वही 1/10 होता है, तो 10 की चौड़ाई मैंने 9 कर दी, ठीक है। ये है लेंथ, ये है ब्रेथ। मेरे भाई ये बात बताओ कि क्षेत्रफल क्या होता है L इंटू बी, तो पहले तो एरिया मेरा था 100, बाद में मेरा एरिया हो गया 99, 100 से क्षेत्रफल हो गया 99, कम कितना हुआ 1, कितने पे 100 पे, गुणा में 100, इससे एक काट दिया तो 1% कम हुआ है, तो 1% कम हो गया, 1% घट जाता है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, ऐसे ही करना है आपको ये ऐसे सवाल, ठीक है। समझ में नहीं आया बैक करके बार बार देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, यदि केले की कीमत को 20% घटा दिया जाता है, उसी राशि 10 रुपए में 5 केले अधिक खरीद लेते हैं अपन, तो एक केले की शुरू में जो कीमत है वो बता दो। यानी कि भाई ये कह रहा है कि 20% घटा देते हैं, 20% होता है सर 1/5, तो यानी पहले कीमत थी 5, अब घटा के हो गई 4, उसके बाद 10 रुपए हैं, तो सर 5 रुपए की कीमत थी, 10 रुपए मेरे पास हैं, तो मैं कितने केले ले लूंगा 10, भाई एक केला 5 रुपए का है, तो 10 रुपए में 2 केले, सही। तो 10 रुपए में कितने आ गए सर, 2 केले आ गए। अब कीमत है 4 और 10 रुपए मेरे पास हैं, तो कितने केले आ जाएंगे 10/4 यानी 2.5। केले कितने ज्यादा हैं भाई 0.5, ये है मेरी भाषा में, ठीक है। मैं परसेंट खेल रहा हूं, आपकी भाषा में 5 केले अधिक है और मेरी भाषा में 0.5, तो 5 आपकी भाषा में, 0.5 मेरी भाषा में। पूछा है कि केले की प्रारंभिक कीमत, तो भाई पहले 2 केले खरीदे थे तो मैं वही निकाल लूं, तो 5 से ये पॉइंट हटाए यहां 0, 5 से काटा तो आ गया मेरा 20 केले, ठीक है। तो शुरू में मतलब मैंने 20 केले खरीदे, रुपए कितने थे 10 रुपए, अगर 10 रुपए में 20 केले आए तो एक केला कितने का आया, सीधी सी बात है 50 पैसे का, तो क्या हो गया 50 पैसे। बाद का पूछता तो यहां पे गुणा में मैं 2.5 कर देता बस, फिर वहां से मेरे यहां केले की वैल्यू आ जाती, फिर वो 10 रुपए में इतने केले, तो एक केला कितने का आएगा वो 10 बटा वो कर देना। आ गया समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं यार, डरना नहीं है।
10 पुरुष एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 12 महिलाएं इसे 10 दिन में पूरा कर सकती हैं। यदि 15 पुरुष और 6 महिलाएं उस कार्य को पूरा करने का जिम्मा लेते हैं तो वो कितने दिन में कार्य करेंगे, ये बता दो। देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं वो समझाता हूं। कह रहा है 10 पुरुष 10 दिन में, तो 10 पुरुष है मेल, भाई एक आदमी की कुछ क्षमता होगी ना, कुछ एफिशिएंसी होगी, एक आदमी की कुछ क्षमता होगी, उन्हें एम मान ली, तो 10 आदमियों की 10 एम, काम कितने दिन करते हैं, 10 दिन काम करते हैं। ये आ गया, इन्होंने काम कर दिया, ठीक है। उसी काम को, सेम काम 12 महिलाएं, तो एक औरत की डब्ल्यू मान लो, तो 12 महिलाओं की 12 डब्ल्यू, 10 दिन में तो गुणा में 10, ये भी सेम काम होगा, ये जितना काम कर रहे हैं वो भी उतना ही काम कर रहे हैं। तो यहां से मेल और फीमेल की, मतलब मैन और वुमेन की अगर मैं क्षमता निकाल लूँ, एफिशिएंसी निकाल लूँ, इस 10 को इस 10 से काट दो तो ये हो जाएगा 12/10 यानी 6/5, ये एफिशिएंसी आ गई। अब m की 6 हो गई, w की 5 वैल्यू होगी, कहीं भी पुट कर दो तो मेरा टोटल काम आ जाएगा। मान लो m को 6 पुट कर देता हूं मैं इस इक्वेशन में, इतने से में, ठीक है, क्योंकि 10 आदमी 10 दिन में कुछ काम कर रहे थे, तो 10 आदमी, एक आदमी की 6 एफिशिएंसी है, 10 दिन काम किया, तो टोटल काम कितना है, 10 × 6 × 60 यानी 10 × 6 × 10, तो कितना हो गया, 600 मेरा टोटल वर्क हो गया। सही है। कह रहा है कि ये जो काम है ये 15 आदमी और 6 महिलाएं मिलके कितने दिन में करेंगी। 15 आदमी, देखो भाई 15 आदमी, एक आदमी की एफिशिएंसी है 6, तो 15 की कितनी हुई, 15 × 6 यानी कि 90। 15 आदमियों के साथ 6 महिलाएं भी हैं, एक महिला की 5 है, तो 6 महिलाओं की कितनी एफिशिएंसी है, 30, दोनों की कुल एफिशिएंसी 120, ठीक है। टोटल काम है 600, 15 आदमी 6 महिलाओं की एफिशिएंसी 120, कितने दिन लग जाएंगे 600 काम करने में, सर सीधा 600/120 यानी 5 दिन। ये था भाई आपका सवाल, बहुत आसान सवाल है, बार बार देखना इन वीडियोस को तभी समझ में आएगा। कह रहा है कि सर 5 क्रमागत सम संख्याएं ABCD और E का औसत है 52। क्रमागत सम संख्या क्या होता है भाई, सम संख्या, सम संख्या होता है इवन नंबर्स, ठीक है। हाँ, क्रमागत मतलब कॉन्जिक्यूटिव, एक के बाद एक, तो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स कौन से हुए भाई, इवन नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं, और कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, तो अगर पहला 2 है तो दूसरा 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। ये क्रमागत हो गया, ठीक है सर। सर ये कह रहा है कि 5 संख्याएं हैं ये, अगर इन 5 का मैं एवरेज निकालूं तो बीच, एवरेज क्या होता है, बीच वाली वैल्यू, एवरेज क्या होता है, बीच वाली वैल्यू तो होती है, कोई सीरीज दे दी उसमें बीच वाली वैल्यू एवरेज होगी, सही है, एग्जैक्ट बीच में जो होगी। ABCDE 5 वैल्यूज हैं, उनका एवरेज कौन सा होगा भाई, जो बीच में तीसरे नंबर पे आएगी, क्योंकि इसके इधर भी 2 हैं और इधर भी 2 हैं, तो बीच वाली वैल्यू हमेशा एवरेज होती है, ठीक है सर। 5 हैं ABCD और E, अगर एवरेज बीच वाली वैल्यू होती है 52 दे रखी है, सर मुझे पता है क्रमागत है तो ये 50 होनी चाहिए, ये 48 होनी चाहिए, ये 54 और ये 56, सही है। वो B और E का गुणनफल, मतलब B और E का प्रोडक्ट बता दो, 56 गुणा में 50 यानी 2800 मेरा आंसर। समझ गए भाई। भाई एवरेज क्या होता है, एग्जैक्ट बीच वाली वैल्यू, अगर 9 वैल्यूज हैं तो जो 5वें पे आएंगी, 5वें पे जो वैल्यू होगी वो उसका एवरेज होगा, क्योंकि 5 के इधर भी 4 है आगे भी 4 है, तो बीच एग्जैक्ट वैल्यू 8 होगी, तो 4 और 5 के जो बीच में 4.5 होता है ना, वो वैल्यू आपकी 8 वैल्यूज का एवरेज होगा, है ना, ऐसे करना है। नेक्स्ट सर कह रहा है कि यदि ABC आयाम के घनाभ का आयतन V है और पृष्ठीय क्षेत्रफल S हो तो 1/V बराबर है किसके। अब यार ये तो बहुत ही भारी हिंदी हो गई, तो एक बार मैं इंग्लिश में करके देख लूं मेरे भाई। कह रहा है कि V बी द वॉल्यूम एंड S बी द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड
और उसके डायमेंशन दे दिए ABC। क्यूबॉइड क्या होता है? आपका कमरा, वही तो क्यूबॉइड है। तो देखो भाई, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ये होता है क्यूबॉइड, ये जिसमें ये तो है आपकी A इसने कहा है, ये है B और ये हाइट जो है वो है C। ठीक है, इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है मेरे भाई A इंटू B इंटू C, और सरफेस एरिया होता है 2 टाइम्स ऑफ AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है, तो बता दो 1/V की वैल्यू क्या होगी। अब मैं कुछ भी मान लेता हूं, ABC की कोई भी वैल्यू मान लेता हूं, तीनों की अलग अलग, उस हिसाब से V और S की वैल्यू निकाल लूंगा। ठीक है, फिर 1/V की जो वैल्यू आएगी वो उनमें पुट करके देख लूंगा किससे सेटिस्फाई हो रही है। नहीं समझे? देखो क्या बोल रहा हूं मैं, क्योंकि अगर मैं ऐसे पुट करके करने लग गया तो बुरी हालत हो जाएगी। तो दिमाग लगाना है अपने को। क्या सर, मैं ABC मान लेता हूं 1 2 3, A में मान लेता हूं 1, B मान लेता हूं 2 और C मान लेता हूं 3। ठीक है सर, तो 1 2 3 मानी तो वॉल्यूम कितना हो गया? 1 इंटू 2 इंटू 3, तो 3 दूनी 6 हो गया वॉल्यूम। ठीक है, S कितना हो गया? S हो गया सर 2 टाइम्स ऑफ AB यानी 2, BC यानी 6 और CA यानी 3। तो कितना हो गया? 6 3 9 2 11 दूनी 22। 22 आ गया मेरा S, 6 आ गया मेरा V। इसने बोला है कि 1/V किसके बराबर होगा? 1/V मेरे हिसाब से 1/6 आना चाहिए। ये कब सेटिस्फाई होगा? इनमें वैल्यूज पुट करो, किस में वैल्यू पुट करने के बाद 1/6 आ रहा, वही आपका आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन लेते हैं, S है मेरा 22। देखो पहला ऑप्शन लिया, S मेरा 22 है, तो 2 इंटू 22 ब्रैकेट में A प्लस B प्लस 2C, तो A प्लस B प्लस 2C 3 2 जा 6, तो ये हो गया 22 दूनी 44 6 2। तो ये तो 1/6 तो किसी हालात में नहीं आ रहा, दिख रहा है मुझे, सीधा सीधा A की वैल्यू आएगी ऊपर ऊपर, है ना, कोई डिनोमिनेटर नहीं आएगा। तो पहला वाला तो नहीं होगा। दूसरा उठाते हैं भाई। सर दूसरा भी देखो, फ्रैक्शन तो कहीं है ही नहीं ना मेरे पास, S की भी सीधी सीधी वैल्यू है मेरे पास इंटीजर, A भी मेरा एक इंटीजर है, B भी है, तो ये भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा। तो ये भी मैं देख के बता दूं कि कट गया। तीसरा भी मुझे ऐसा ही लग रहा है, सॉरी चौथा, तीसरा उठा के देखता हूं। तीसरा देखने से लग रहा है कि हो जाएगा। कैसे सर? ये वैल्यू है, क्या है ये वैल्यू सर? 2 में S 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C, ये दे रखा है। ठीक है, इसको मैं लिख दूं 2/S, A प्लस ABC, इसका एलसीएम क्या होगा? ABC। ऊपर क्या आ जाएगा? A है तो बच गया BC प्लस CA प्लस AB, यह आ जाएगा भाई, किसी को कोई दिक्कत? अब देखो वैल्यूज पुट करो, तो यहां से तो हो गया 2 में S है मेरा 22, ABBC CA कितना आया था? ये रहा देखो, ABBC CA। S अगर 22 है, 22 को 2 को नीचे ले आऊंगा तो ABBC CA कितना आ जाएगा? 22/2 यानी 11। तो ऊपर हो गया मेरा 11, ABC वॉल्यूम ही तो था जो था 6, तो 2 से ये मैंने काटा 11, 11 से ये कट गया, तो कितना आया भाई? 1/6 आ रहा है, यही तो मुझे चाहिए था, तो उसमें आ रहा है 1/6, तो आप ये आंसर हो जाएगा। यही इसका स्मार्टेस्ट वे है सॉल्व करने का। आ गई बात समझ में? ये थोड़ा मैंने एक एक स्टेप करके बताया, इसलिए इतना टाइम लग रहा है, इतना बड़ा दिख रहा है, बाकी है नहीं, है ना। हो गए भाई साहब, यही थे आपके आज के सवाल। नेक्स्ट क्या है? अब तो कंप्यूटर चालू हो जाएगी। चलो जी, यही थे आपके, बाद में कंप्यूटर है। तो मेरे भाई ये आपके कुछ 17-18 क्वेश्चंस थे। तो डेली हम अपन मॉक लगाएंगे यहाँ पे, हर चीज़ सारी कंसेप्ट क्लियर करा दूंगा, जैसे जैसे सवाल आए हुए हैं वो सारे हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, मिलते हैं कल।